Assalamu alaikum everyone, hope so you all are fine. Today we are here to present the topic on strategic finance. First of all, I will introduce you with myself and my group mate, and my name is Sirat Rani and my group mate is Sayyida Inayab Fatima. The topic that we are going to present today is investment decision making. First of all, I will tell you about the investment decision making, then we will further discuss about the processes and techniques of investment decision making. ठीक है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग बेसिकली होता क्या है? ठीक है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग बेसिकली जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है कि ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है ना। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास जितने भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं हमने उनको किस तरह से एलोकेट करना है, हमने इस चीज़ को देखना होता है मार्केट में। ठीक है, लाइक मार्केट में सबसे पहले तो हमने अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनको एलोकेट करने के लिए अपने कोई भी की अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह अगर मार्केट में आ रही है तो हमने उनको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, देन उनके साथ हमने देखना होता है कि कितना रिस्क एसोसिएट है और कितने मतलब ना उससे हमारा प्रॉफिट जो है मैक्सिमाइज उससे हो सकता है, कितना हम गेन कर सकते हैं और कितना वो कंपनी के लिए बेनिफिशियल है। इन सब चीज़ों को ना हमें देखना होता है इन्वेस्टमेंट करते वक्त ना। ठीक है, कोई भी कंपनी जो है ना वो इन्वेस्टमेंट करने से पहले करती क्या है कि एक ना अब उस अपॉर्चुनिटी का या फिर मार्केट का ना मुकम्मल थारोली जो है ना वो एनालिसिस करती हैं उस चीज़ का। ठीक है, और उसमें वो देखती क्या है कि मतलब वो देखते हैं कि हमारे पास जो पैसे हैं, ठीक है, वो कितने हैं और किस तरह से हम उनको फर्दर ना मतलब लगा सकते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी भी न्यू इन्वेस्टमेंट वगैरह उससे कर सकते हैं ना। और देन वो उससे देखते हैं कि और जो इन्वेस्टमेंट वो करने जा रहे हैं, ठीक है, उसके साथ वो देखते हैं कि उनके पास ना कितना उनको रिटर्न जो है ना उससे मिलेगा। ठीक है, रिस्क कितना उसके साथ एसोसिएट है, अगर कोई रिस्क कौन कौन से उसका लाइक मार्केट वोलेटिलिटी रिस्क आ जाता है। ठीक है, अगर आप किसी मशीनरी वगैरह में कर रहे हैं तो उसके ऑपरेशनल चैलेंजेस आपको मेरे को फेस करने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो वो देखते हैं कि कितना जो रिस्क है ना वो उसके साथ एसोसिएट है। ठीक है, उसके बाद वो क्या करते हैं कि वो देखते हैं कि हमारे पास जो एक्सपेक्टेड रिटर्न फर्दर है उनको कितना मिलेगा। लाइक जो आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है उससे आपको प्रॉफिट जो है वो आप एस्टिमेट करते हो कि कंपनी इतना प्रॉफिट जो जनरेट कर सकती है इतने स्पेसिफिक टाइम पीरियड में ये नहीं कर सकती ना। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम अपनी जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग है उसको करते हैं। ठीक है, और देन उसको अपने फाइनेंशियल गोल्स के साथ अलाइन करते हैं कि हमारे वो भी पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे कंपनी के। और उसके बाद फिर देखते हो कि आपने जो मतलब जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो कितने फिजिबल है और उससे शेयर होल्डर की वैल्यू जो इंक्रीज कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है, इतना करने के बाद ना हम फिर कहते हैं कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग है बेसिकली कैपिटल बजटिंग से रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, कैपिटल बजटिंग क्या होता है कि एक प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, हम एनालाइज कर रहे थे। ठीक है, और ना मतलब देखते हैं प्रोसेस डिसीजन मेकिंग लेते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ना। इसमें हमने क्या करना है, लाइक इन्वेस्टमेंट वगैरह हम हमारी मशीनरी में भी हो सकते हैं, किसी लैंड वगैरह में, तो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं ना उनमें हमारी क्या कहते हैं उसको इन्वेस्टमेंट वो कैपिटल इन बजटिंग से रिलेट कर रहे थे ना। तो और इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग भी हम बेसिकली वो कहते हैं कि हम ना अपने फाइनेंशियल रिसोर्स जो फिक्स हमारे एसेट्स होते हैं ना उनके लिए हम लेते हैं। ठीक है, फर्दर यहाँ पे हमने बात किया कि हमारी ना अलाइनमेंट ये किस तरह से कार्य स्ट्रेटेजिक फाइनेंस के साथ इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग ना। इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग जो है ना बेसिकली अलाइन करती है स्ट्रेटेजिक फाइनेंस के साथ इस तरह से कि जो हमारी क्या कहते हैं उसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ना, ठीक है, वो सिर्फ फोकस कर रही होती है आप ना एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज पे। ठीक है, वो कहते हैं कि बस शेयर होल्डर की वैल्यू जो है मैक्सिमाइज हो जाए और एफिशिएंट जो रिसोर्सेज हैं वो हम प्रॉपर्ली एलोकेट कर दें। लेकिन वो इस तरह इसको मतलब फर्दर वो नहीं बताते। ठीक है, जबकि स्ट्रेटेजिक फाइनेंस जो वो लॉन्ग टर्म के लिए आपका फोकस रखती है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो होती है मतलब उसका फोकस वो आपको नहीं बताता कि आप शॉर्ट टर्म में मतलब गोल्स अपने अचीव करने चाह रहे हैं लॉन्ग टर्म में। ठीक है, वो आपको फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताता ही नहीं है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि कॉन्सेप्ट तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है, लेकिन हमने इसको स्ट्रेटेजिक फाइनेंस के साथ इस तरह से अलाइन करते हैं कि हमारे जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो लॉन्ग टर्म गोल हैं वो अचीव ऑर्गेनाइजेशन उसको कर सके, इसको यूज़ करते हैं और मार्केट के अंदर ना अपनी जो कंपेटिटिव पोजीशनिंग है वो सेटअप कर सके उसके लिए। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं कि आप ना अपनी जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग है ना उसको स्ट्रेटेजिक फाइनेंस के साथ इस तरह से भी अलाइन कर सकते हैं क्योंकि ये आपके फोकस इसका होता है लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, लॉन्ग टर्म फोकस भी रखती है। उसके बाद वो कहता है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग है ना ये ना सिर्फ फाइनेंशियल रिटर्न्स के बेस पे आप इसको इवैल्यूएट करते हो बल्कि आप इसको स्ट्रेटजी अपने जो स्ट्रेटजिक गोल्स लाइक होते हैं लाइक मार्केट एक्सपेंशन होगी, इनोवेशन हो गया या फिर कंपेटिटिव एडवांटेज वगैरह हो गया, इनकी बेसिस पे भी ना आप क्या वो कहते हैं कि अपने ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट के इस कंसेप्ट को अलाइन कर सकते हो। ठीक है, वो कहते फिर फर्दर वो कहते हैं कि आप जो स्ट्रेटजिक फाइनेंस है इसका स्कोप जो है ना बहुत हाई है। ठीक है, ये क्या करता है कि आपको रिस्क को भी असेसमेंट करके देता है, लाइक एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं उनको भी कंसीडर करते हुए ना ये ना सिर्फ इंटरनल फैक्टर्स को देखते हैं बल्कि एक्सटर्नल फैक्टर्स को भी देखते हुए ना आपके रिस्क को असेस करके आपको बताता है। उसके बाद कहते हैं कि आपके जो रिसोर्सेज है ना उनको आप प्रॉपरली ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, लाइक फॉर स्ट्रेटेजिक फाइनेंस जो है वो आपकी डिसीजन अबाउट कैपिटल स्ट्रक्चर या फिर फंडिंग स्ट्रेटजीज वगैरह के लिए भी ना आप इनको यूज़ करते हो। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास टॉपिक आता है वो है ये हमारे घर की कंसेप्ट मैंने आपको
प्रीवियस स्लाइड में एक्सप्लेन किए हैं कि आप डिसीजन मेकिंग के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग और एज ए स्ट्रेटजिक फाइनेंस में लाइक ना सिर्फ आप नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स को देखें बल्कि फाइनेंशियल फैक्टर्स और नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स दोनों को देखते हुए ना आप अपने डिसीजन मेकिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट लाइक ब्रांड की वैल्यू आप किस तरह से अपने सेटअप करना है, उसके लिए इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या आ रहा है, कस्टमर के साथ सेटिस्फाइड है आपके ऑर्गेनाइजेशन से नहीं है, इन सब चीज़ को देखते हुए ना वो कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो आपको हेल्पफुल होता है। जब आप फाइनेंशियल सारे परफॉर्मेंसेस वगैरह चेक कर लेते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली कस्टमर्स जो है ना आजकल वो भी कस्टमर्स टेक्नोलॉजी से भी कस्टमर्स है वो हर एक चीज़ को ना देख रहे होते हैं। ठीक है, तो वो इसके हिसाब से भी ना आपकी चीज़ें वगैरह बाय करते हैं कि आपके कितने प्रॉफिट पे जा रहे हैं, लोगों को इंटरेस्ट होता है अब ना। उसके बाद जो हम चीज़ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन स्ट्रेटजिक फाइनेंस ना। बेसिकली इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग की तो बहुत ज़्यादा टाइप्स है, लेकिन हम यहाँ पे जो इन टाइप्स एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं वो हमारे पास ना 3 टाइप्स हैं। ठीक है, हमने एक केस स्टडी जो खुद डेवलप की थी वॉलमार्ट की, हमारी जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग की जो टाइप्स नहीं उनसे रिलेट करती हैं। ठीक है, तो जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग जो पहली टाइप है ना, ठीक है, वो टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कहते हैं कि सॉरी मैं जो टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट्स है ना, ठीक है, ये किससे रिलेट करें कि ये आपके लिए टेक्नोलॉजी, ठीक है, आपने जितने भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज आपने जो मतलब इन्वेस्टमेंट करी है टेक्नोलॉजी के अंदर, आपने उनको सबसे पहले तो उनको फाइंड करना है। ठीक है, फिर आपने देखना है कि आप उनको अडॉप्ट करते हैं या नहीं करते, आप न्यू टेक्नोलॉजी की तरफ आपका फोकस है या नहीं है। ठीक है, कितने डिजिटल प्रोसेस ऐसे हैं जिनको आप यूज़ करते हुए आप इनोवेशन ला सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अपने ऑपरेशन एफिशिएंसी जिसको इन्हांस करती हैं, अपने कस्टमर को एक्सपीरियंस को इंक्रीज करने के लिए आपने कौन सा टेक्नोलॉजिकल टूल जो है ना उसको आपने अडॉप्ट करना है। ठीक है, आपने मतलब इस तरह से ना जो हमारी इन्वेस्टमेंट्स होती है ना वो टेक्नोलॉजी और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। लाइक बिजनेसेस जो ऑर्गेनाइजेशन खुद अपने सिस्टम को मॉडर्नाइज करना चाह रही होती हैं। ठीक है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, बिजनेस मॉडल वगैरह को। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं जो हमने केस स्टडी बनाई थी ना वॉलमार्ट की, उसमें ओमनी चैनल ई कॉमर्स ना वॉलमार्ट ने लिया था। ठीक है, 2010 में इनको ये आइडिया इसके बारे में आया था, लेकिन ना उन्होंने इसको फर्दर अडाप्ट जो है 2020 में जाके ना किया था। ठीक है, और कोविड में उन्होंने ओमनी चैनल ई कॉमर्स उसको अडाप्ट किया था और इससे उनकी ना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बहुत ज़्यादा उनको रुझान हासिल हुआ था। ठीक है, और उसके फिजिकल स्टोर्स पे भी ना उनके सेल्स वगैरह इसके थ्रू ना इंक्रीज हो गई थी। ठीक है, तो इनका बेसिकली इसको यूज़ करने का एम ये था कि ये अपने कस्टमर का जो एक्सपीरियंस अक्रॉस ऑल द चैनल्स वो इम्प्रूव कर सकें और कंपेटिटिव रह सके विद डिजिटल फर्स्ट रिटेलर्स ना। इसको फर्दर डिटेल में ना मेरी जो पार्टनर है वो आगे से एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद कास्ट रिडक्शन और एफिशिएंसी इन्वेस्टमेंट है सेकंड टाइप। इसमें यह होता है कि आपने अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है उनको ऐसी जगहों पे इन्वेस्टमेंट करनी है उनकी जिससे आपकी जो कास्ट है ना वो रिड्यूस हो सके। ठीक है, और आपकी एफिशिएंसी जो है ना वो इंक्रीज हो सके। ठीक है, आप अपने ना अपनी प्रोडक्टिविटी को यहाँ पे जो है ना इंक्रीज करना चाह रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो वॉलमार्ट ने यूज़ किया था वो सप्लाई चेन ऑटोमेशन को यूज़ किया था। ठीक है, वो उन्होंने रोबोटिक्स और एआई सिस्टम वगैरह जो ना वो लॉन्च किए थे। ठीक है, जिसकी वजह से ना उनकी लेबर कॉस्ट रिड्यूस हो गई थी। ठीक है, और जो मशीनरी में एरर वगैरह आ रही थी ना वो भी इम्प्रूव हो गई थी फर्दर। देन जो थर्ड टाइप है यहाँ पे वो है मार्केट डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन इन्वेस्टमेंट। उसमें ये है कि आपने ना अपनी मतलब प्रोडक्ट या फिर जो है उसको मार्केट को अपने एक्सपेंड करना है या फिर एग्जिस्टिंग मार्केट में ही लॉन्च करना होता है। लाइक आप मार्केट एक्सपेंशन की तरफ भी जा सकते हैं, इससे भी ना आप मतलब जो है ग्रोथ के चांसेस होते हैं। वॉलमार्ट ने भी किया था। ठीक है, वॉलमार्ट ने क्या किया था कि अपनी न्यू इंटरनेशनल ब्रांच ओपन करना शुरू की थी, उन्होंने अभी यूरोप में ना खोल ली थी। ठीक है, लेकिन वहाँ पर उनको ना वो फेल हो गए थे लास्ट में था, ये फर्दर आगे एक्सप्लेन करेंगे इसको भी। उसके बाद इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक्स है। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक्स में हमने डिफरेंट जो हमने केस स्टडी में मतलब बनाई है उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं कि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक बेसिकली वो मेथड्स होते हैं जिनको आप यूज़ करते हुए इवेल्युएट करते हो या फिर असेस करते हो किसी भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी या फिर उसकी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी को। ठीक है, जिसमें मतलब किस चीज़ की जो उसने प्रोजेक्ट्स वगैरह के में पैसे लगाए थे उन चीज़ के लिए ना आप इनको इवेल्युएट करते हैं। ठीक है, जो प्राइमरी गोल है वो ये है कि आपने आइडेंटिफाई करना है इन्वेस्टमेंट्स को और जो कि मैक्सिमाइज कर सकते हैं वैल्यू ऑफ फॉर द बिजनेस और या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू बेसिकली कैलकुलेट करती है सबसे पहले ये कैलकुलेट करती है डिफरेंस को। ठीक है, जो आपके प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज और जो और आउटफ्लोज है ना इन दोनों के डिफरेंस को ना नेट प्रेजेंट वैल्यू जो वो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, पॉजिटिव अगर आपकी एनपीवी आ रही है ना तो इसका मतलब ये है कि आपका जो जिस प्रोजेक्ट में आप अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हाईली ना प्रॉफिट जो है जनरेट कर रही है। ठीक है, और आपको ना इस आपकी इन्वेस्टमेंट मतलब आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, इसमें कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आ जाते हैं इसके।
एडवांटेजेस जो है ना इसमें आते हैं फर्दर के टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है। ये ना मतलब टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी रिक्वायर करती है, ठीक है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी मीन्स के ना सिर्फ ये इकट्ठी आपको मतलब बता रहे थे, आप अपना टाइम टू टाइम यानी कि 1 साल बाद 2 साल बाद इसको कैलकुलेट करके फर्दर देख सकती हैं। उसके बाद इसका दूसरा एडवांटेज आ जाता है कि ये प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू, हाँ इनफ्लोज में से जो कैश है आप जो आपके आउटफ्लोज है उसमें से आप इनफ्लोज को जब माइनस करते हो तो ये आपको प्रॉफिट का भी ना बता देते हैं कि कितना प्रॉफिट आपको उससे हो रहा है। तो प्रॉफिटेबिलिटी जो होती है उसको भी ये कैलकुलेट करके आपको एक्सप्लेन करी होती है। हाँ, फर्दर इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। ड्रॉबैक्स में ये आता है कि इसकी जो कैश फ्लो एस्टिमेशन है ना वो एक्यूरेटली रिक्वायर्ड होती है, लेकिन ये एक्यूरेटली इसको मतलब ना मेजर नहीं कर रहा होता। दूसरा भी जो इसमें ड्रॉबैक आता है वो ये है, वो कहते हैं कि जो आपकी एनपीवी की जो चॉइस है ना, ठीक है, आप ना मतलब इसमें को कैलकुलेट करते हुए सम टाइम ना आप डिस्काउंट रेट आपको नहीं पता था, वो आप गलत चूज़ कर लेते, ठीक है। वो आप मिसलीड कर सकते हैं रिजल्ट्स को ना, क्योंकि जो डिस्काउंट रेट वो कहते हैं कि एनपीवी को इफेक्ट कर रहा था, तो उसकी वजह से भी ना मतलब इश्यूज आ जाते हैं। सेकंड यहाँ पे टाइप जो आती है वो है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऐसा रिटर्न होता है जिसमें आप क्या करते हैं कि जो उसको अपना मतलब ऐसा डिस्काउंट रेट होता है जिसको आप यूज़ करते हैं ना, जो एनपीवी होती है ना किसी भी इन्वेस्टमेंट की, वो कहते हैं कि आईआरआर में सॉरी कि आईआरआर वो वाला डिस्काउंट रेट है जिस पोजीशन में आपकी जो एनपीवी जब 0 हो जाएगी ना, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपका आईआरआर जो है वो फुलफिल हो रहा है उस पोजीशन पे, ठीक है। ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है आपके एक्सपेक्टेड एनुअल रेट ऑफ रिटर्न को, जो कि कोई भी इन्वेस्टमेंट जो वो जनरेट कर रही है, ठीक है। अगर तो आपका आईआरआर जो है वो मतलब 0 से या फिर आपकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल वगैरह जो है उससे एक्सीड कर रहा है ना, तो इसका मतलब है कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो एक्सेप्टेबल है, ठीक है। देन इसके एडवांटेजेस में वो कहता है कि आईआरआर जो है वो एक मतलब परसेंटेज रिटर्न आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये एक बेनिफिशियल है इसके लिए। और दूसरा ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को बिना कंसीडर कर रहा था, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो एक्सेप्टेंस और जब ये इसकी वैल्यू जब 0 से ज़्यादा होगी, ठीक है, तो इसका मतलब तब भी एक्सेप्टेबल है, ये हाईली प्रॉफिटेबल है। अब इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि हम सम टाइम ना ऐसे केसेस भी आते हैं कि आपने ना मल्टीपल आईआरआर आपको कैलकुलेट पड़ जाते हैं, लाइक मल्टीपल केसेस में ना आप डिफरेंट टाइम पीरियड के लिए जब इसको कैलकुलेट करने पड़ते हैं आपको, तो तब इसकी वैल्यू जो है वो मतलब एक्यूरेट नहीं आती, जिसकी वजह से ना ये मतलब इशू क्रिएट कर सकते हैं, लॉस हो सकता है आपको। उसके बाद वो कहते हैं कि समटाइम ऐसा भी होता है कि आप ना इन्वेस्टमेंट की जो स्टैंडर्ड साइज है ना वो भी आप इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। मतलब आपने जितनी इन्वेस्टमेंट की थी आप उतना नहीं लेके चलते, लेकिन आपने जो एक टाइम पीरियड में मतलब पहले कैलकुलेट किया आप उसी को फर्दर यूज़ कर लेते हो आईआरआर को फर्दर मतलब इन्वेस्टमेंट्स को एनालिसिस के लिए, तो ये भी आपके लिए ना वो कहते हैं कि रॉन्ग होता है, ठीक है। उसके बाद जो तीसरी टाइप है वो है पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड ऐसा पीरियड होता है जिसमें क्या होता है कि आपने ना जो इनिशियल कॉस्ट को रिकवर करने का टाइम पीरियड, लाइक आपने जो इन्वेस्टमेंट किया वो कितने टाइम पीरियड में रिकवर हो जाएगी, इसको पे बैक पीरियड में हम चेक करते हैं, ठीक है। इसमें कुछ इसका जो रूल है वो ये है कि शार्टर जो पे बैक पीरियड होते हैं वो ज़्यादा प्रेफर्ड होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया ना, लाइक 1 लाख आपने इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, तो आप देखना है कि हमारी इन्वेस्टमेंट कितने टाइम पीरियड में रिकवर हो जाएगी, ठीक है। ये 3 साल में होगी, 2 साल में होगा, अगर तो ये मतलब कम से कम टाइम पीरियड में रिकवर हो जाती है तो ये प्रॉफिटेबल है आपके लिए। उसके बाद इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस के ये हैं कि सबसे पहले वो कहता है कि जो पे बैक पीरियड है वो सिंपलिसिटी, यानी कि आप सिंपली इसको कैलकुलेट करें, जस्ट इसमें वैल्यूज आपने पुट करना आती हैं और ये आप कैलकुलेट हो जाता है इससे ना आपका। दूसरा एडवांटेज भी ये कहते हैं कि ये आपकी लिक्विडिटी को असेस करता है, लाइक लिक्विडिटी ये है कि आपको कितने टाइम पीरियड में रिकवर हो रही है, और ऐसे आपका रिस्क जो है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। उसके बाद कुछ इसके ड्रॉबैक्स आ जाते हैं। ड्रॉबैक्स में ये है कि आपकी जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है ना उसको ये कंसिडर नहीं कर रहा, ठीक है। कैश फ्लो इसका आपका लिमिटेड बन जाता है, ठीक है। लाइक जितने टाइम आप मतलब लिमिटेड कैश फ्लो, लाइक अगर 3 साल में ही उसका कवर हो रहा है तो फर्दर आपको प्रॉफिट वगैरह जनरेट अगर ना हो रहा हो तो ये लिमिटेड टाइम उसका आ जाता है, ठीक है। और ये शॉर्ट टर्म रिकवरी पे ना फोकस कर रहा होता है। उसके बाद चौथी जो इसकी टाइप है वो ये है कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो ना। डिस्काउंटेड कैश फ्लो में मतलब कहते हैं कि ये कैसा मेथड है जो इवैल्यूएट करता है, ठीक है, जो टाइम को कि आपकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है ना वो कितने टाइम पीरियड में रिकवर हो रही है बाय डिस्काउंटिंग ना फ्यूचर की कैश इनफ्लोस, ठीक है। जो आपका फ्यूचर के में जो फॉर एग्जांपल अगर आज आपने आज के दिन में कोई पैसे वगैरह आपके पास पड़े हुए हैं, ठीक है, अब आप कहते हो कि फ्यूचर में ना मुझे इतने पैसे मिले, लाइक मैं कहती हूँ कि मुझे 5 साल बाद ना कोई 2 लाख रुपए मिले, ठीक है। अब वो मुझे 2 लाख किस तरह से मिल सकते हैं, मैंने ना उसको डिस्काउंटेड बैक करके तो आज के दिन पे उसकी पोजीशन वैल्यू जो है ना वो चेक करना होती है, ठीक है। तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो इस चीज़ को कहते हैं, ठीक है। इसका जो रूल है वो ये है कि ये मेजर कार होता है आपकी रिकवरी को, लाइक ये मेजर करता है कि रिकवरी पीरियड ऑफ द इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। आपने ना आपने कंसिडरिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, ठीक है। लाइक आपने ना इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है इसको ना आप मेजर कर सकते हैं अपने फ्यूचर कैश फ्लोज को देखते हुए।
उसके बाद इसके कुछ एडवांटेजेस आ जाते हैं। सबसे पहले एडवांटेज ये है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है ना उसको कंसीडर करता है, ठीक है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है उसको कंसीडर, लाइक मैंने आपको बताया था कि आपको ना मतलब हर साल की ये कैलकुलेशन आपको करके देता है, ठीक है। उसके बाद ये कंप्रीहेंसिव एनालिसिस करता है, बजाय इसके कि ये सिंपली से आपसे जस्ट वैल्यूज वगैरह पूछ के तो उसका आप एनालिसिस आप कर लें, बल्कि आप हर एक चीज़ को कंसिडर करते हुए हर साल का ना एनालिसिस करते हैं और उसके डिस्काउंटेड कैश फ्लो जो है ना फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद ये कहते हैं कि सेंसिटिव असम्पशंस होती हैं इसमें, वो किस तरह से कि ये मतलब जो आपके डिस्काउंटेड कैश फ्लो जो है ना वो हैवीली रिलाई कर रहा होता है आपके असम्पशन पर, जिसका ये होता है कि मतलब ये वाकई जो आपके फ्यूचर कैश फ्लो जो डिस्काउंट रेट ना वो अगर एक्यूरेट मतलब नहीं है, ठीक है, कैलकुलेशन आपकी एक्यूरेट नहीं हो रही तो उससे आपकी असम्पशन जो है ना उसमें एरर्स आ सकती हैं। और दूसरा ये कि ये कम्प्लेक्स बहुत होता है, लाइक हर साल का हमने इसको कैलकुलेट करना होता है, ठीक है, तो टाइम बहुत ज़्यादा इस पर लग जाता है, जिसकी वजह से ना ये टाइम कंज्यूमिंग भी और कम्प्लेक्सिटी भी इसमें आ जाती है। उसके बाद ना इसमें एक वैक भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है। वैक, इस वैक को हम इस तरह से यूज़ करते हैं कि फर्दर ना मतलब हमने अपनी केस स्टडी में भी इसको यूज़ किया, तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ना, मतलब हम एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल किसी भी चीज़ जो है ना उसको फाइंड आउट करने के लिए वैक को भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल बेसिकली एक ऐसा मॉडल है जो डिटरमिन करता है आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न को, किसी भी इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न है उसको ये डिटरमिन करता है, ठीक है। और इसके साथ साथ ना वो आपके जो मार्केट में रिस्क आ रहा है उसको भी आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। और ये कैलकुलेट कर रहा था आपके कास्ट ऑफ इक्विटी को भी, जो कि मतलब वैक का ही एक की कंपोनेंट है, ठीक है। ये इसमें आप क्या करते हैं कि इसमें ना हम रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न भी देखते हैं, ठीक है। लाइक अगर गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह में हमने इन्वेस्टमेंट करी तो उसमें हमें रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। उसके बाद ये हमने मार्केट रिस्क भी इसमें देखते हैं साथ में, ठीक है। मार्केट रिस्क जो है बीटा, लाइक अगर वो एक इक्वल है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है वो लाइन में इक्वली चल रही है। अगर उससे बीटा जो है एक से ज़्यादा उसका मतलब रिस्क भी हाई है, और अगर एक से कम है तो उसका मतलब पोटेंशियल रिस्क भी कम है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे एक तीसरी चीज़ जो देखते हैं वो मार्केट रिस्क प्रीमियम होती है, जिसमें हम मार्केट रिस्क को माइनस कर देते हैं रिस्क फ्री रेट से, यानी कि इसके से हम देखते हैं कि जो इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, वो कितना एक्स्ट्रा रिटर्न जो है ना वो इससे गेन कर रहे हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों को देखते हैं। उसके बाद इसका कुछ एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस में सबसे पहले ये आता है कि सिंपल और वाइडली यूज मेथड है, ठीक है। कैपम को कंपनीज यूज़ करते हैं, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, मतलब जब भी वो उन्हें कोई इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो इसको यूज़ करते हुए ना वो अपना देखते हैं कि कितना उसको वो ना प्रॉफिट ले सकती हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न। उसके बाद वो कहता है कि कैपम जो है ना ये मार्केट रिस्क बीटा जो है ना उसकी मतलब कहता है कि ये हम जब इसको कैलकुलेट करते हैं समटाइम ना ये इनएक्यूरेट भी हो सकता है मार्केट में। वो कहते हैं कि वोलेटिलिटी ना किसी भी टाइम पे आ सकती है, ठीक है। समटाइम्स कुछ मार्केट ऐसी होती है जिनमें वोलेटिलिटी बहुत हाई होती है ना, किसी भी टाइम पे वो प्राइसेस उनकी हाई हो जाते हैं, किसी भी टाइम पे प्राइसेस उनकी जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं। तो वो कहते हैं कि कैपम इस चीज़ को भी ना एक्सप्लेन करता है, ठीक है। मतलब अगर मार्केट वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होगी तो हमारा जो कैपम की वैल्यू है वो ठीक नहीं होगी, ठीक है। तो ये है एक चीज़ देखते हैं हम। और तीसरी हम जो चीज़ है मतलब यहाँ पे डिसएडवांटेज है इसमें सबसे पहले था कि आपने ना परफेक्ट मार्केट्स लाइक एफिशिएंट मार्केट्स की जो हाइपोथेसिस वगैरह जो हम देखते हैं तो वो कहते हैं कि परफेक्ट मार्केट्स के जम्पशन के लिए ना हमारा जो कैपम है वो रॉन्ग होता है, मतलब उसको हम एफिशिएंटली यूज़ नहीं कर सकते ना। और उसके बाद वो कहते हैं कि बीटा एस्टिमेशन के जो चैलेंजेस जो है वो हमें फेस करने पड़ते हैं, ठीक है, इस मार्केट वोलेटिलिटी की वजह से। उसके बाद इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में सबसे पहले आता है कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। फिर देन आ जाता है कि इवेल्युएशन एंड अप्रेजल अपॉर्चुनिटीज़। थर्ड आ जाता है इसमें कि रिस्क असेसमेंट मिटिगेशन स्ट्रेटजीज। और फोर्थ आ जाता है डिसीजन अप्रूवल एंड इम्प्लीमेंटेशन। और फिफ्थ आ जाता है मॉनिटरिंग द पोस्ट इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस, ठीक है। तो सबसे पहले जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाइंग द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है, इसमें क्या करता है कि हम जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मार्केट में अगर की अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह आ रही हैं तो हमने उनको आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है। और उन हमने अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करना है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ अलाइन कर रही हैं, ठीक है। और उसका मतलब देखते हुए उसके अकॉर्डिंगली ना हमने अपनी जो स्ट्रेटजी है वो फर्दर बनानी होती है। अब यहाँ पे वो कहता है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ कोई भी न्यू प्रोजेक्ट की आ सकती है, ठीक है, एक्विजिशन की आ सकती है, या फिर कोई भी एसेट वगैरह जो है वो परचेज करना हमें पड़ सकता है। लेकिन ठीक है, वालमार्ट ने ओमनी चैनल ई कॉमर्स के लिए थी, सप्लाई चेन ऑटोमेशन के लिए और इंटरनेशनल एक्सपेंशन के लिए, ठीक है। सेकंड जो टाइप उसमें आती है वो है इवेल्युएशन एंड अप्रेजल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। लाइक कि हमने यहाँ पे देखना था कि हमने कौन सी अप्रेजल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक्स हैं जिनको यूज़ करना है कि हम असेस कर सकें और कंपेयर कर सकें अपने पोटेंशियल रिटर्न्स को विद द अल्टरनेटिव ऑफ इट्स रिस्क, ठीक है। मतलब कि हम मतलब किन टेक्निक को यूज़ करते हैं, लाइक एनपीवी को यूज़ करना है हमने, या फिर आईआर को करना है, या फिर पे बैक पीरियड को यूज़ करना है। इनमें से किसको यूज़ करते हुए हम जो है ना अपना फाइनेंशियल रिटर्न जो है ना उसको मतलब कैलकुलेट कर सकेंगे, उसके साथ साथ अपना रिस्क जो है ना उसको बेसेस कर सकते हैं, ठीक है।
तीसरी जो यहाँ पे टाइप है वो है रिस्क असेसमेंट एंड मिटिगेशन स्ट्रेटजीज ना। इस स्टेप में क्या था कि हम एनालाइज कर रहे थे रिस्क जो एसोसिएट कर रहे थे हमारी इन्वेस्टमेंट के साथ, ठीक है, और इसमें मार्केट रिस्क भी आ सकता है, ठीक है, फाइनेंशियल रिस्क भी आ सकता है, या फिर कोई भी ऑपरेशनल रिस्क आ सकता है, या कोई भी अनसर्टेनिटीज आ सकती हैं जो फ्यूचर परफॉर्मेंस किसी भी प्रोजेक्ट की जो है ना उसको हिट कर सकती हैं, ठीक है। तो वॉलमार्ट ने मतलब जो यहाँ पर रिस्क मतलब जो देखे थे उन्होंने टेक्नोलॉजिकल रिस्क देखे थे, ठीक है, लाइक डाटा ब्रीच उनका हो रहा था, ठीक है, डाटा सिस्टम में, और उसके बाद डिजिटल प्लेटफॉर्म्स वगैरह में जब उन्होंने इन्वेस्ट किया तो तब शुरू में उसको उनको बहुत लॉस हो रहा था, ठीक है। उसके बाद उन्होंने मार्केट रिस्क देखे थे, मार्केट रिस्क लाइक में उन्होंने इंटरनेशनल एक्सपेंशन रिस्क जो है ना वो बियर करना पड़ा था, और उसको मिटिगेट करने के लिए भी उन्होंने फर्दर ना कुछ स्ट्रैटेजीज वगैरह बनाई थी, ठीक है। उसके बाद चौथा जो यहाँ पे आता है वो डिसीजन अप्रूवल एंड इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजीज ना, ठीक है। इसमें ये था कि उन्होंने ना अपनी जो क्या कहते हैं अपनी वैल्यूएशन और रिस्क असेसमेंट की तकनीक की मतलब मेथड को यूज़ करते हुए ना उन्होंने यहाँ पे क्या किया था कि अपने रिस्क लिया डिसीजन लिए थे, ठीक है। अब डिसीजन उनको क्या था कि उन्हें अलाइन करना था अपनी कंपनी की जो फाइनेंशियल गोल्स और स्ट्रैटेजीज है ना उनको लाइक अपने जो उन्होंने प्रोसेस मतलब अपॉर्चुनिटीज़ लिए ना उनके साथ, ठीक है। वॉलमार्ट ने क्या किया था कि उन्होंने डिसाइड किया था कि वो ओमनी ई कॉमर्स और सप्लाई चेन ऑटोमेशन जो है ना उनमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि उनका एनपीवी और जितनी भी मतलब टेक्निक्स उन्होंने यूज़ की वो हाई आ रही थी ना, जबकि तीसरी जो उन्होंने यूज़ की थी ना इंटरनेशनल एक्सपेंशन को कैलकुलेट करते हुए उनका लॉस उसमें हो रहा था। तो वो कहते हैं कि हमने अपने मतलब ऐसे डिसीजन लेने हैं जिससे हमें ना जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो। देन पर फिफ्थ है मॉनिटरिंग द पोस्ट इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस। इसमें यह है कि वो कहते हैं कि आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ना हमें ना अपनी जो जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट की है उसकी परफॉर्मेंस को कंटिन्यूसली मॉनिटर करना चाहिए, ताकि हमारी जो फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशन है ना वो हमारी मीट हो सके, मतलब पूरी हो सकें, ठीक है। वो कहते हैं कि हमारे लिए हमें चाहिए कि हम पीरियडिकली ना रिव्यू करें, ठीक है, और जो हमें आइडेंटिफाई करके दे अगर कोई नेसेसरी एडजस्टमेंट वगैरह करनी है या फिर कोई करेक्टिव एक्शन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड को लेने पड़ रहे हैं तो उनको हम टाइमली उसको ले लें, ताकि प्रोएक्टिव एक्शन लेके हम ना फ्यूचर में जो है ना बेनिफिट ले सकें उससे, ठीक है। इस स्टेप में हम क्या करते हैं कि रिव्यू करते हैं तमाम आउटकम्स को, ठीक है, जो रिलेट कर रहे थे हमारे ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव्स या फिर लर्निंग के साथ, ठीक है, और मतलब वो ठीक है, ताकि फ्यूचर में ना हमारे लिए वो बेनिफिशियल हो, ठीक है। ओवरऑल अगर बात की जाए ना तो यहाँ पे जो चीज़ एक्सप्लेन की गई है ओवरऑल, ठीक है, वो है इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग है, यहाँ पे उन्होंने बताया कि वो होता क्या है, ठीक है, ये किस चीज़ का कॉन्सेप्ट है और इसको फर्दर हम किस लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसकी कुछ टेक्निक्स वगैरह भी हमने एक्सप्लेन की हैं, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ इसके जो है ना वो फर्दर जो एक्सप्लेन किया है इसका प्रोसेस वगैरह भी सही है, और फर्दर हम इसके कुछ क्वेश्चन जो है इसमें से वो भी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो अगर मतलब आपको कोई भी इशू वगैरह हो तो आप लोग हम लोगों से पूछ सकते हैं, सही है। और एक चीज़ इसमें मैं आपको बताना भूल गई थी, इसकी इम्पोर्टेंस, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग बेसिकली क्या है हम उसको भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं, सही है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग में कहता है कि ये जो है ना क्रूशियल एस्पेक्ट है, ठीक है, स्ट्रेटेजिक फाइनेंस है, क्योंकि ये डायरेक्टली कंपनी की जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी और कंपेटिटिव पोजीशन है ना उससे रिलेट कर रहा है, ठीक है। वो कहता है कि हमने जब भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब लेती है तो सबसे पहले उनको चाहिए कोई डिटरमिन करने कि किस तरह से अपने रिसोर्सेज जो हैं वो एलोकेट करने हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को या फिर बिजनेस यूनिट्स को या फिर किसी भी इनिशिएटिव कोई भी इनिशिएटिव लेना तो उसके लिए किस तरह से इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है। इन डिसीजन की बेसिस पे वो अलाइन करती है कंपनीज अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को अपने स्ट्रेटेजिक गोल्स के साथ ना, ठीक है। फिर वो कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग है ये सेंट्रल है, ठीक है, टू द ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ और स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है। मतलब कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग एक क्रूशियल एस्पेक्ट है, ठीक है, हर चीज़ की बुनियाद में ये हम आप इसको ना यूज़ करते हैं, सही। उसके बाद ये मतलब इनको यूज़ करते हुए ना हमारी जो हम अपने बिजनेस की ओवरऑल स्ट्रेटजी ना उसको क्रिएट कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से हम अपना जो इसका और सबसे एंड पे हम ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है इसको फॉलो करके अपनी इन्वेस्टमेंट को बेटर में यूटिलाइज कर सकते हैं, सही। होप सो आप लोग को अंडरस्टैंडिंग इसके बराबर हो गई होगी। अगर फर्दर आपको कुछ चीज़ में मतलब मुश्किल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं हमसे। थैंक यू।